गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने जीव में जनन चैप्टर से कायिक प्रवर्धन अर्थात कायिक जनन को पढ़ा और आज इसी चैप्टर का अगला भाग है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसे अलिंगी जनन भी कहते हैं और इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, यह जनन बहुत ही सरल होता है और बड़ी ही तीव्र गति से होता है। इसमें एक ही पौधा वयस्क बनने के बाद अपनी सेम कॉपी हूबहू प्रतिलिपियों के रूप में संतान उत्पन्न करता है। ठीक, जनक तथा संतानों के बीच आनुवंशिक पदार्थ एवं आनुवंशिक लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता और न इसीलिए इसमें अनुवंश कोशिकाओं जो जनन कोशिकाएं होती हैं युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन वो नहीं होता, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर की एक घटना होती है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। तो उसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और जो संतानें होती हैं युग्मक होता है उसमें अंतर होता है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता, इसीलिए जनक और संतानों के बीच जो आनुवंशिक पदार्थ एवं आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एकदम समान होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। इसकी परिभाषा भी है बच्चों। अलैंगिक जनन की परिभाषा ये है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक के योगदान के बिना नए संतान या नए पौधे संतति उत्पन्न होते हैं, इसी ऐसी प्रक्रिया को अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बच्चों, अलैंगिक जनन के कारण जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनको सम्मिलित रूप से हम क्लोन भी कहते हैं। एक पुंजक, हिंदी में पुंजक या क्लोन कहते हैं, और इस जनन को एकल जीव जनन भी कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया कि इसमें जनन बड़ी तीव्र गति से होता है और इसके लिए इसमें शरीर में कोई विशिष्ट ऊतक या अंग नहीं होते। अब इसकी विधियां पर आते हैं। अलैंगिक जनन की विधियां हैं, कई 5 विधियां हैं और यह जनन प्रायः निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय एकल जीव जनन तथा बहुकोशिकीय सरल जो जंतु होते हैं बहुकोशिकीय उनमें पाई जाती है और ज़्यादातर वो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में। इसकी प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। देखिए, द्विविभाजन तथा बहुविभाजन, जिसे इंग्लिश में बाइनरी फिशन एंड मल्टी फिशन कहते हैं। दूसरा है बीजाणु जनन स्पोरुलेशन। तीसरा मुकुलन, जिसे इंग्लिश में बर्डिंग कहते हैं। चौथा कलिका निर्माण यानी बर्ड फार्मेशन, और पांचवा है खंडीभवन या पुनरुद्भवन यानी फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। पहला द्विविभाजन तथा बहुविभाजन को समझते हैं। द्विविभाजन प्रायः एक कोशिकीय पौधों में होता है। इस विभाजन में जनक का एक कोश की जो शरीर होता है वो समसूत्री यानी माइटोटिक डिवीज़न होने के कारण यह 2 समान संतति में बढ़ जाता है। जैसा कि जानते हैं कि माइटोसिस डिवीजन सोमेटिक सेल्स अर्थात कायी कोशिकाओं में होता है और एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसी प्रक्रिया से इसमें भी जो जीव होते हैं, जो पौधे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और उनमें एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें जनक सदस्य की मृत्यु बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि एक कोशिका फिर 2 कोशिका में बन जाता है, फिर उनके जो 2 कोशिका में बाद में मैच्योर होने के बाद उसमें भी 2 कोशिका बन जाती है। तो जनक कोशिका सदस्यों की मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन उनका एक कोशिका के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसमें जो केंद्रक विभाजन होता है पहले होता है और बाद में इसके कोशिका का विभाजन होता है। तो केंद्रक विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और पूरे शरीर यानी कोशिका के विभाजन को हम साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, साइटोकाइनेसिस उसके बाद होता है। इसका बेस्ट उदाहरण है यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है और ईस्ट है। ईस्ट सेल जो है कि गोल गोल होती हैं, लंबो थोड़ा सा कैप्सूल टाइप के लंबे लंबे भी होते हैं। तो
देख रहे हैं यहाँ पर युगलिना में विभाजन हो रहा है, ये द्विविभाजन। एक युगलिना सेल्स है, एक फ्लैजेला, एक केंद्रक। पहले केंद्रक विभाजन होने के पहले मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, यानी कि इसमें डीएनए का द्विगुणन होगा, आरएनए का संश्लेषण होगा, बहुत सारे आवश्यक एंजाइम का संश्लेषण होगा, साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ेगी और कोशिका बढ़ेगी। उसके बाद फिर इसमें देख रहे हैं कि एक फ्लैजेला से 2 फ्लैजेला का निर्माण हो गया है। फिर ये कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस यानी एक मातृकोशिका से 2 केंद्रक का निर्माण हो गया और यहाँ से कोशिका में फार्किंग हो रही है, 2 भागों में बट रही है, फटते हुए बट रही है, फार्किंग आगे बढ़ती जाती है। ये डॉटर न्यूक्लियाई है। डॉटर न्यूक्लियाई अलग अलग दोनों भागों में जो बढ़ जाते हैं उसमें चले जाते हैं और फिर अंततः ये अलग होकर के नए युगलिना का निर्माण कर लेता है। उसी तरह से देखो ये ट्रांसवर्स विभाजन हो रहा है, लंबवत। इसमें केंद्रक लंबवत डंबल शेप्ड हो जाते हैं और 2 भागों में बढ़ जाते हैं कैरियोकाइनेसिस प्रक्रिया के दौरान। फिर साइटोप्लाज्म बीच में बढ़ जाते हैं, बीच में ये ट्रांसवर्स वाल का निर्माण हो जाता है। गाल्जी बॉडी वगैरह कोशिकाओं की वजह से इसमें एक बीच में भित्ति का निर्माण होता है, 2 भागों में बढ़ जाते हैं। तो ये रहा द्विविभाजन की घटना। दूसरा है बीजाणु स्पोरुलेशन। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बीजाणु जनन प्रक्रिया ज़्यादातर कवक और शैवालों में होता है। इसकी संरचना जो है, किसी बीजाणु की संरचना गोल गोल संरचना होती है, बहुत सूक्ष्म छोटी छोटी साइटोप्लाज्म केंद्रक के साथ में। बाहर से जो इनकी भित्ति होती है बहुत पतली होती है। बीजाणु एक कोश की पतली भित्ति वाले संरचना होते हैं। इनका जब निर्माण हो जाता है तो ये हवा के माध्यम से इनका प्रकीर्णन होता है, डिस्पर्सल, और ये दूर दूर तक अनुकूल वातावरण मिलते ही, अनुकूल जगह पाते ही इनमें अंकुरण होता है और फिर ये नए पौधे को जन्म देते हैं। जैसे कि बताया कि ये प्रायः ये बीजाणु जनन प्रक्रिया शैवालों और कवकों में होती है। इसका बेस्ट उदाहरण है यूलोथ्रिक्स। अब यूलोथ्रिक्स में बच्चों जो बीजाणु बनते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे चल बीजाणु जो मोटाइल होते हैं, जिसमें फ्लैजेला होता है, वो चलनशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के माध्यम से जा सकते हैं, इसलिए उसको चल बीजाणु जूस्पोर बोलते हैं। कुछ बीजाणु ऐसे होते हैं जो चलनशील नहीं होते, उनको हम अचल बीजाणु बोलते हैं, इंग्लिश में एप्लेनोस्पोर कहते हैं। और तीसरा जो है वो निश्चेष्ट बीजाणु एकाइनिट। ये एक तरह से पूरी की पूरी सेल मोटी लेयर्स आउटर वॉल से घिर जाती है और उनके प्रोटोप्लाज्म में निश्चेष्ट पड़े रहते हैं, इसी को निश्चेष्ट। ये प्रतिकूल वातावरण में अपने आप को सुरक्षित रखने का तरीका है सब, एप्लेनोस्पोर भी। और बीजाणु एक होता है सुप्त बीजाणु, ये हिप्नोस्पोर। ये भी प्रतिकूल वातावरण में अपने आप को सेफ रखने का ये तरीका है। वास्तव में अलैंगिक जनन निम्न स्तर के पौधों में एक तरह से प्रतिकूल वातावरण अपने आप को बचाने, सुरक्षित रखने का तरीका है। ये सब बीजाणुओं के माध्यम से होता है। तो चल बीजाणु जो मोटाइल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं, उन्हें चल बीजाणु कहते हैं। फ्लैजेला होता है इसमें। अचल बीजाणु जो एप्लेनोस्पोर हैं, ये मोटाइल नहीं होते। निश्चेष्ट बीजाणु भी मोटाइल नहीं होता और हिप्नोस्पोर भी, जिसे सुप्त बीजाणु बोलते हैं, ये भी मोटाइल नहीं होता। अब देखिए यूलोथ्रिक्स में ये देख लीजिए फिगर के माध्यम से, एप्लेनोस्पोर गोल गोल संरचना, इसमें कोई फ्लैजेला नहीं है, जिसे कशाव हिंदी बोलते तो नहीं है। एक कोशिका के अंदर ये यूलोथ्रिक्स कोशिका बना हुआ है गोल गोल, ये प्लेनोस्पोर, और नीचे जो है ये जर्मिनेट कर रहा है, अंकुरित हो रहा है ये प्लेनोस्पोर। यहाँ पर देखिए ये हिप्नोस्पोर, ये प्रतिकूल वातावरण में पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म गोल संरचना होकर बीच में इकट्ठा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और प्रतिकूल वातावरण जब तक रहता है तब तक ये ऐसे ही रहता है। जैसे ही अनुकूल वातावरण इसको मिलता है, अनुकूल वातावरण का मतलब ड्राट, सूखा, भोजन की कमी, पानी की कमी, ये इनके लिए प्रतिकूल वातावरण है। शैवालों के लिए जल आवश्यक होता है। तो जैसे ही अनुकूल वातावरण, बरसात हुआ, अनुकूल वातावरण मिलता है, ये जर्मिनेट करते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं।
उसी तरह से देखिए एक आयनीट है। एक आयनीट पूरी की पूरी कोशिका मोटी लेयर से घिर जाती है और प्रतिकूल वातावरण में पड़ी रहती है। जैसे अनुकूल वातावरण मिलता है इनसे जर्मिनेशन होता है, नए पौधे जन्म लेते हैं। ये पामला अवस्था, इसको बोलते हैं पामला अवस्था। पामला अवस्था में होता क्या है कि कोशिका का केंद्रक असूत्री विभाजन यानी एमाइटोटिक डिवीजन के जरिए कई भागों में विभाजित हो जाता है। सैकड़ों हजारों संख्या में विभाजित हो जाते हैं और हर भाग, हर टुकड़े के चारों तरफ साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्य है वो चारों तरफ उनको घेर लेती है और हर भाग धीरे धीरे एक छोटे छोटे बूंद के रूप में, ड्रॉपलेट के रूप में, एक केंद्रक के रूप में प्रतिकूल परिस्थिति में पड़े रहते हैं। जब अनुकूल स्थिति आती है तब ये म्यूसिलेज जल को अब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके फट जाता है और उनमें से जो भी एप्लेनोस्पोर हैं ये बाहर निकलते हैं। ये भी एप्लेनोस्पोर ही होते हैं। तो ये कई अनेकों की संख्या में एप्लेनोस्पोर म्यूसिलेज के अंदर बंद रहना है कोशिका के अंदर, इसी को बोलते हैं पामेला अवस्था। मतलब बहुत सारे केंद्रकों का एक जगह झुंड के रूप में रहना, पामेला अवस्था म्यूसिलेज के अंदर। ये पानी को अवशोषित करते हैं, फिर फटते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। तीसरा है मुकुलन। मुकुलन में ये मुकुलन प्रक्रिया प्रायः यीस्ट में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि कोशिका के अंदर का प्रोटोप्लाज्म आउटग्रोथ करता है। कोशिका वाल, भित्ति वाल को लेकर के एक बाहर आउटग्रोथ होता है। ये देख रहे हैं फिगर के माध्यम से, ये आउटग्रोथ करता है और ये बढ़ता रहता है। फिर एक और आउटग्रोथ होगा। मतलब एक कभी कभी क्या होता है कि एक चेन बन जाती है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये चेन टाइप की बन जाती है, श्रृंखला। तो इस प्रकार के आउटग्रोथ होता रहता है और जब ये बहुत लंबी चेन बन जाती है तो इसी को बोलते हैं सूडोमाइसेलियम, यानी आभासी कवक जाल। कवक में इसी तरह से होता है चेन, तो आभासी कवक जाल। और इसमें बाद में अनुकूल वातावरण पाने पर ये अलग हो जाते हैं और नए ईस्ट पौधे को जन्म देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जो इनमें आउटग्रोथ होता है वो समसूत्री विभाजन के बाद होता है। जैसा कि लिंडग्रीन, एक वैज्ञानिक है लिंडग्रीन, उन्होंने कहा कि ये समसूत्री विभाजन के कारण ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, ये एमाइटोसिस डिवीजन के कारण से दो भागों में बढ़ता है। तो ये कवक ईस्ट एक कवक है, उसमें ये मुकुलन की विधि काफ़ी प्रचलित है। अब अगली विधि है कलिका निर्माण। कलिका निर्माण में बच्चों होता क्या है, कभी कभी पौधे की पत्ती व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की एक संरचना बन जाती है, जिसे हम कलिका कहते हैं, इंग्लिश में जिम्यूल कहते हैं। ये अलग होकर के बाद में अंकुरित होती हैं और नए पौधे को जन्म देती हैं। प्रत्येक कलिका में 10 से 12 या 8 से 12 कोशिकाएँ होती हैं और ये ज़्यादातर ये एक टेरिडोफाइट वर्ग का पौधा है, फ्यूनेरिया। ये उसमें ये कलिका निर्माण के माध्यम से जनन होता है। पांचवा प्रकार है खंडी भवन या पुनरुद्भवन। खंडी भवन का मतलब फ्रेगमेंटेशन और पुनरुद्भवन रीजनरेशन। ये ज़्यादातर ये शैवालों में होता है। स्पायरोगारा, जैसे देखिए स्पायरोगारा ये शैवाल है। और ये खंडी भवन का मतलब कोई भी शैवाल लंबे लंबे होते हैं, धागे जैसे, रेशम के बाल जैसे, और जब ये 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं तो हर टुकड़े विकसित होकर के नए वयस्क के रूप में नए पौधे को जन्म देते हैं। प्रत्येक टुकड़ा रीजनरेट कर जाता है, पुनरुद्भवन द्वारा नए वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। तो ये बहुत आसान है, ये शैवालों में ज़्यादातर होता है। स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स इसका उदाहरण है। ये रहा अलैंगिक जनन की विधियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसके लाभ पर चर्चा कर लेते हैं। अलैंगिक जनन के लाभ। पहला लाभ है अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आकार की दृष्टि से और आनुवंशिकी की दृष्टि से जनक के हूबहू कॉपी होती हैं, यानी आकार की और आनुवंशिकी में एकदम समान होते हैं, पैतृक और संतति दोनों। दूसरा है संतति में गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान होती है।
जो संतति का निर्माण होता है पुत्री कोशिकाओं का, उनमें गुणसूत्रों की संख्या एकदम समान होती है। बल्कि गुणसूत्रों की संख्या ही नहीं, गुणसूत्रों की क्वालिटी, जो गुण होते हैं वो भी पैतृक से एकदम समान होते हैं, यानी क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली जनक के समान होते हैं। तीसरा है, इस जनन में युग्मकों का निर्माण, निषेचन, भ्रूणी विकास, ये सब क्रियाएं नहीं होती, क्योंकि ये सब लैंगिक जनन में होता है। वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मक का निर्माण होता है। युग्मकों के निर्माण के समय जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक घटना होती है, बहुत चर्चित घटना, क्रॉसिंग ओवर की घटना, जिसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक्स, एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल होता है, जिसके कारण से युग्मकों में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो ये इस कारण से इसमें समय भी लगता है। युग्मकों का निर्माण होगा, निषेचन होगा, फिर भ्रूणीय विकास होगा, तो ये सब समय लैंगिक जनन में होता है, और यहाँ पर अलैंगिक जनन में ये सब प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती। यही कारण है कि इसमें जो गुणन होता है, जो जनन होता है, काफ़ी तीव्र गति से होता है। चौथा है, यह जनन एक ही जनक द्वारा होता है, इसीलिए इस जनन के निश्चित होने की प्रबल संभावना होती है। एक ही जनक से होता है तो जनन निश्चित होगा, नए संतति का निर्माण अवश्य होगा, नए संतति पौधे या जंतु का जन्म निश्चित होगा। पांचवा है, अनेक पौधों, जैसे सवाल है, में यह प्रतिकूल परिस्थितियों को व्यतीत करने के एक साधन है। हमने बताया कि जैसे हिप्नोस्पोर है, एप्लेनोस्पोर है, इकाइनीट है, ये सब जो हैं प्रतिकूल वातावरण जब आता है तो उसमें इन्हीं बीजाणुओं द्वारा ये अपने आप के अस्तित्व को बचाते हैं। अनुकूल वातावरण पाते ही ये फिर जर्मिनेट कर जाते हैं। ये तो रहे लाभ। अब अलैंगिक जनन की हानियाँ देख लो। अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, हमने बताया ही है, और न ही दो विभिन्न आनुवंशिक संरचना वाले युग्मक होते हैं। विभिन्न संरचना वाले युग्मक जो है कि आनुवंशिक संरचना युग्मक संयुक्त होते हैं, इसी कारण से नई प्रजाति का विकास भी नहीं होता। दो भिन्न भिन्न संरचना वाले युग्मक होते नहीं, इसलिए नई प्रजाति के में विकास होता ही नहीं। जो प्रजाति बनेंगे वो पैतृक से एकदम समान होते हैं, नई प्रजाति विकसित हो ही नहीं सकती है लैंगिक जनन से। इस जनन की निरंतरता से जो संतति उत्पन्न होती है वो दुर्बल होती चली जाती है। यदि किसी पौधे में लगातार अलैंगिक जनन ही होता रहे कई पीढ़ियों तक, तो उनकी होने वाली संतानें काफ़ी दुर्बल होती जाती हैं, उनमें प्रोडक्शन की कमी हो जाती है, यानी पैतृक से धीरे धीरे उनके अंदर जो क्वालिटी होती है वो क्षीण होती चली जाती है, जबकि ऐसा लैंगिक में नहीं होता। तो ये कुछ कमियां हैं इसके, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। जो इसके इम्पॉर्टेंट खास पॉइंट हैं इसको आप लोग ध्यान से नोट करिएगा, और होमवर्क देने के बाद इन्हीं विभाजन से आप लोग उसका फीडबैक दीजिएगा। ओके, थैंक्स यू।